यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? होप सो तुम लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। और मैं बता दूं, मैं भी बिल्कुल बिंदास हूं। आज डायरेक्ट टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कैपिटल गेन शुरू करेंगे। बेटा, कैपिटल गेन तुम्हारे एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट, तुम्हारा कैरियर के लिए उतना इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए ये चैप्टर को सोच संभाल के पढ़ना। चलो, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। As for section 45 subsection 1, profit or gains arising on transfer, underline the word transfer. Profit or gains arising on transfer of a capital asset, underline the word capital asset, shall be chargeable under the head capital gain. ठीक है, बोलो कैपिटल गेन हेड में कौन सा प्रॉफिट या कौन सा गेन चार्जेबल टू टैक्स? सर, प्रॉफिट और गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। सर, कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होने के लिए 3 पॉइंट या 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली तुम्हारा इनकम कैपिटल गेन हेड को चला जाएगा। देयर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट। सबसे पहले कैपिटल एसेट होना चाहिए। हाँ, क्योंकि प्रॉफिट और गेन ऑफ कैपिटल एसेट व्हेन ट्रांसफर्ड इज चार्जेबल टू टैक्स। सर, ये कैपिटल एसेट क्या होता है? धीरे धीरे हम सारे टॉपिक समझेंगे, तुम चिंता मत करो। अभी कंडीशन समझो। दो एसेट ट्रांसफर सच कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट होना चाहिए, फिर कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना चाहिए। सर, ट्रांसफर का मतलब बेटा रुको, थोड़े देर बाद में समझाऊंगा। कैपिटल एसेट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है। देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन। तो एक कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना चाहिए, फिर ये ट्रांसफर के वजह से प्रॉफिट और गेन अराइज होना चाहिए, तो जाके तुम्हारा इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। बोलो, कैपिटल गेन हेड में लायबिलिटी आने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी। नंबर 1, देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट। नंबर 2, द एसेसी मस्ट ट्रांसफर द कैपिटल एसेट। नंबर 3, देयर मस्ट बी प्रॉफिट और गेन। The transferred asset should be capital asset at the time of transfer। मतलब जिस टाइम में ट्रांसफर हो रहा है उस टाइम में वो एसेट कैपिटल एसेट होना चाहिए। बेटा, कैपिटल एसेट का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। 2 चीज अभी हम बैक टू बैक सीखेंगे। कैपिटल एसेट क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है। क्योंकि कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा तो जो प्रॉफिट और गेन अराइज होगा वो चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। Capital gain shall be taxable in the previous year in which the asset is transferred। जिस ईयर में एसेट ट्रांसफर होगा, अंडरलाइन करो, इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द एसेट इज ट्रांसफर्ड। मतलब जिस साल एसेट ट्रांसफर होगा उसी साल टैक्सेबल होगा, चाहे तुम्हें पैसा मिले या ना मिले। सर, अगर एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे, मान लो इसी साल ट्रांसफर हुआ कैपिटल एसेट, दिस ईयर मुझे प्रोसीड या सेल प्रोसीड मिला।
बोलो ये जो इनकम होगा ये कौन सा साल मतलब कौन सा ईयर में चार्जेबल टू टैक्स? सर जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ, लेकिन मतलब नॉर्मली कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन व्हिच एसेट इज ट्रांसफर्ड, बट हाउएवर, बट का मतलब हाउएवर ऐसा कुछ सिचुएशन है इन सम केसेस capital gain is taxable in the previous year in which consideration is received sorry rather than in previous year in which transfer took place. चलो जनरली क्या होता है कैपिटल गेन में? सर जनरली जिस ईयर में एसेट ट्रांसफर होगा उसी ईयर में टैक्सेबल होगा, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस है जहां पे जिस साल कंसिडरेशन मिलेगा उसी साल टैक्सेबल होगा। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ तो आगे चलेंगे, ना तो फिर से रिवाइज करेंगे। अगर साइलेंट रहोगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा रे बाबा। चलो बोलो कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट resulting profit oblique gain is chargeable to tax under the head capital gain. Sorry. Transfer of capital asset resulting profit oblique gain is chargeable to tax under the head capital gain. मतलब ट्रांसफर होना चाहिए किस चीज का? कैपिटल एसेट का। फिर क्या होना चाहिए? प्रॉफिट और गेन्स होना चाहिए। सर आप बोले थे कि कैपिटल एसेट का मतलब समझाएंगे, ट्रांसफर का मीनिंग समझाएंगे। अब समझाइए, थोड़े देर बाद समझाएंगे ये नहीं चलेगा। अभी वक्त आ चुका है क्योंकि हमें मालूम हो गया, हमें पता चल गया कि अगर ट्रांसफर होगा किस चीज का? कैपिटल एसेट। तो पहले हम कैपिटल एसेट समझेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसफर का मीनिंग समझेंगे, फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे प्रॉफिट गेन कैलकुलेशन होगा। बोलो तो आप बोले थे, वादा किए थे कि थोड़े देर बाद ट्रांसफर का मीनिंग समझाएंगे, कैपिटल एसेट का मीनिंग समझाए। अब कैपिटल एसेट का मीनिंग समझाइए। देखो बेटा, कैपिटल एसेट मीन्स एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी held by an assessee whether or not in connection with business or profession. Any kinds of property, any kinds, लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, स्टॉक हो, कुछ भी, चाहे बिजनेस में यूज हो या ना हो, वो कैपिटल एसेट। सर क्या कैपिटल एसेट का मीनिंग खत्म हो गया? नहीं बेटा, बोला कि एनी काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट। ये जो फैन तुम देख रहे हो ये भी कैपिटल एसेट, ये जो माइक मशीन इधर पड़ा हुआ है ये भी कैपिटल एसेट, ये जो प्रोजेक्टर यहां पे लगा हुआ है ये भी कैपिटल एसेट, यहां पे जो कार रखा हुआ है वो भी कैपिटल एसेट, ये टीवी कैपिटल एसेट, एसी कैपिटल एसेट, फ्रिज कैपिटल एसेट। तो सर डेफिनेशन पढ़ने का क्या दरकार था? अगर सारे चीज कैपिटल एसेट हो जाएगा तो एक लाइन में बोल दीजिए कि जिसको तुम पकड़ोगे वो कैपिटल एसेट। हाँ बेटा, अभी देखो खेल तो शुरू हो रहा है।
हमारा इनकम टैक्स में जो डेफिनेशन है ना, बहुत अजीब सा डेफिनेशन। पहले सारे चीज को पकड़ लेते हैं, बोला कि सब कुछ कैपिटल एसेट। अब बोलेगा ये कैपिटल एसेट नहीं है, 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 मतलब एक एक एक्सक्लूड करेगा। अब क्या बोला, पहला लाइन में बोला कि एनी काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, एनी काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन एसेसी whether or not in connection with his business or profession कैपिटल एसेट। अब बोलेगा ये कैपिटल एसेट नहीं है, इसको हटाओ, ये कैपिटल एसेट नहीं है, इसको हटाओ। फिर कह रहा है कि एनी सिक्योरिटीज, बेटा स्टॉक शेयर डिवेंचर एक्सेट्रा, इसको सिक्योरिटी कहते हैं। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बेटा मेरे पास जो सिक्योरिटी है ना, उसके बाद मतलब उसके रिगार्डिंग में नहीं कह रहा हूं। सिक्योरिटी हेल्ड बाय, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर which has invested in such securities in accordance with the regulation made under SEBI। सॉरी बेटा, कैपिटल एसेट का मतलब क्या है जरा बताओ। सर, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसेसी whether connected to business or not is capital asset। Securities held by foreign institutional investor which has invested in such security in accordance with regulation made under SEBI Act 1992, ये कैपिटल एसेट। अब बोलेगा कि ये कैपिटल एसेट नहीं है, वो कैपिटल एसेट नहीं है, एक्सेट्रा, बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। मैंने तो बोला कि प्रॉपर्टी ऑफ एवरी काइंड कैपिटल एसेट, अब मुझे बोलना पड़ेगा कि ये कैपिटल एसेट नहीं है, वो कैपिटल एसेट नहीं है, एक्सेट्रा। सर, क्या नोट्स को अभी हम रीड करेंगे? हाँ, नोट्स रीड करो, कोई बात नहीं। सॉरी, नोट्स। कैपिटल एसेट में बी मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। सर, मूवेबल का मतलब, बेटा मेरे पास एक टीवी पड़ा हुआ है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मैं इजीली ले सकता हूं, वो मूवेबल। मेरे पास एक बिल्डिंग है, सर वो ये मूवेबल। हाँ, मेरे पास बिल्डिंग है, मैं उसको टच कर सकता हूं, वो टेंजिबल। मेरे पास पैटेंट, कॉपीराइट, गुडविल है, वो इंटेंजिबल। तो कैपिटल एसेट मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। मूवेबल का मतलब फर्नीचर, ज्वेलरी, एक्सेट्रा। इंटेंजिबल का मतलब सॉरी, गुडविल, टेनेंसी राइट, कॉपीराइट, एक्सेट्रा। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स राइट, बड़ा राइट का मतलब अधिकार, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कुछ राइट है, वो राइट भी कैपिटल एसेट। राइट का मतलब अधिकार, अगर तुम्हारे पास कुछ राइट है, वो राइट भी कैपिटल एसेट। तो प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी राइट और in relation to an Indian company including rights of management or control or any other right whatsoever। बेटा इतना सही समझो कि प्रॉपर्टी इंक्लूड्स राइट, राइट का मतलब, राइट हमेशा इंटेंजिबल होता है। बस शुरू हो गया। अब से वो बोलेगा कि कैपिटल एसेट एक्सक्लूड्स, मतलब कौन कौन कैपिटल एसेट नहीं होगा, बट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग्स। स्टॉक इन ट्रेड, बेटा स्टॉक इन ट्रेड, बिजनेस में जो स्टॉक पड़ा हुआ है
बेचने के लिए उसको कहते हैं स्टॉक इन ट्रेड। इसमें रॉ मटेरियल भी आएगा, WIP भी आएगा, फिनिश गुड्स भी आएगा। वो कैपिटल एसेट नहीं है। सर पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल इफेक्ट का मतलब जो खुद यूज करने के लिए रखे हो। सर एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया वो कैपिटल एसेट नहीं है। सर ओ सर सर ओ सर गोल्ड बॉन्ड कैपिटल एसेट नहीं है। स्पेशल बियरर बॉन्ड कैपिटल एसेट नहीं है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स कैपिटल एसेट नहीं है। बेटा 6 चीज कैपिटल एसेट नहीं होगा। एक्सेप्ट दीज 6 थिंग्स ऑल आर कैपिटल एसेट। बोलो कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है? बेटा मेरे साथ साथ रिवीजन करना। अगर मेरे साथ साथ रिवीजन नहीं करोगे तो कल तुम पछताओगे, प्रोविजन याद नहीं रहेगा। ठीक है? हाँ, कैपिटल एसेट का डेफिनेशन बोलो। सर प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी whether connected to his business profession or not is capital asset। हाँ, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर वो सेबी एक्ट के रेगुलेशन के हिसाब से इन्वेस्ट किया है तो कैपिटल एसेट। फिर जनरल पॉइंट, कैपिटल एसेट टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। राइट भी कैपिटल एसेट, लेकिन 6 चीज कैपिटल एसेट नहीं होगा। नंबर 1 स्टॉक इन ट्रेड, बोलो मेरे साथ साथ। नंबर 1 स्टॉक इन ट्रेड। नंबर 2 पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स। नंबर 2 पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स। नंबर 3 एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया। एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया। नंबर 4 गोल्ड बॉन्ड। नंबर 5 स्पेशल बियरर बॉन्ड। नंबर 6 गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। बोलो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन याद रहा? यस सर। चलो capital asset does not include the following. Number 1 stock in trade. Number 1 stock in trade. Stock in trade consumable stores, raw materials held for business or profession. However, any securities held by a foreign institutional investor which has invested in such security in accordance with the etc etc। चलो इसको मेरे साथ साथ कॉपी करो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। बड़ा ये एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके पास सिक्योरिटीज पड़ा हुआ है। क्यों? बिजनेस, इन लोगों का सिक्योरिटी बिजनेस, शेयर बेचना, शेयर खरीद के बेचना, डिवेंचर्स खरीद के बेचना, इन लोगों का बिजनेस होता है। अब बोलो कैपिटल एसेट, दो चीज कैपिटल एसेट, दो चीज कैपिटल एसेट, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, property of any kind, securities held by foreign institutional investors। हाँ,
कैपिटल एसेट क्या नहीं है? स्टॉक इन ट्रेड। ध्यान से समझो, स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड क्या है? जिस कमोडिटी को मैं रखा हूं बेचने के लिए अपने बिजनेस में, मान लो मेरे पास टीवी पड़ा हुआ है, मान लो मेरे पास टीवी पड़ा हुआ है। अब बोले कि सर टीवी क्यों रखे हैं? मैंने बोला कि टीवी को मैं बेचूंगा। सर क्या आपका बिजनेस टीवी बेचना? मैंने बोला हाँ। अब टीवी मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड बन जाएगा। हाँ, तुम्हारे घर में एक टीवी है, तुम उसको रखे हो टीवी को बेचने के लिए, लेकिन तुम्हारा बिजनेस टीवी बेचना नहीं। क्या वो टीवी तुम्हारे लिए स्टॉक इन ट्रेड बनेगा? नहीं। तो स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है अगर कुछ चीज तुम रखे हो बेचने के लिए, वो चीज का खरीदना बेचना तुम्हारा बिजनेस, तो वो चीज तुम्हारे लिए स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा। अब देखो, बेचारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फंस गया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला कि हमारा बिजनेस शेयर बेचना, तो शेयर हमारे लिए स्टॉक इन ट्रेड होगा। हाँ, तुम कह रहे हो कि स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यही कह रहा है कि अगर मैं शेयर बेच दूं मुझे प्रॉफिट होगा, ये मेरे लिए कैपिटल एसेट नहीं है। बेटा, कैपिटल एसेट का डेफिनेशन रीड करो। तो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन कह रहा है कि सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई इज कैपिटल एसेट। इसका मतलब सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई हमेशा कैपिटल एसेट होगा, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड हो या ना हो। सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई हमेशा कैपिटल एसेट होगा, चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड हो या ना हो। तो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होगा, लेकिन ये केस में स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट होगा। बोलो वो केस क्या है? सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई। देखो सॉरी, स्टॉक इन ट्रेड कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैपिटल एसेट नहीं है। हाउएवर, any securities held by foreign institutional investor which has invested in such security in accordance with regulation made by SEBI shall not be stock in trade। इसको स्टॉक इन ट्रेड हम नहीं मानेंगे। अगर इसको स्टॉक इन ट्रेड हम मान लिया, वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। वो लोग मतलब एफआईआई, उन लोगों का बिजनेस ही शेयर बेचना। अगर एक बार प्रूव हो गया कि वो स्टॉक इन ट्रेड, तो उन लोगों का इनकम पीजीबीपी में चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम उन लोगों का इनकम को कैपिटल गेन में पकड़ना चाहते हैं, तो इसीलिए डेफिनेशन ऐसा लिखा हुआ है। अब बोलेंगे सर स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, अगर स्टॉक इन ट्रेड को हम बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट तो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, तो कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा? बेटा पीजीबीपी में। सच प्रॉफिट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो इधर लिखो securities held by FII cannot be considered as stock in trade, hence it is capital asset always। Securities held by FII cannot be considered as stock in trade,
hence it is capital asset always. बोलो, capital asset a property of any kind, securities held by FII. Capital asset does not include, sir, stock in trade, पर्सनल इफेक्ट. सर ये पर्सनल इफेक्ट क्या होता है? पर्सनल इफेक्ट मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी. तो हम बोल सकते हैं पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स. सॉरी, पर्सनल इफेक्ट मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज of the assessee or for any dependent member. assessee खुद यूज कर रहा है या डिपेंडेंट मेंबर ऑफ हिज फैमिली, बट एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग्स. पर्सनल इफेक्ट मीन्स, बोलो, मूवेबल प्रॉपर्टी held for personal use of the assessee or for any dependent member of his family, but excludes followings: jewelry, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, any work of art. मतलब ये सारे ज्वेलरी नहीं है, सॉरी, ये सारे not a personal effect या asset. बेटा कैपिटल एसेट कौन नहीं है? पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है. ज्वेलरी कैपिटल एसेट? हाँ. क्यों? क्योंकि ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट नहीं है. आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन कैपिटल एसेट होगा? हाँ. क्यों? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन पर्सनल इफेक्ट नहीं है. ड्राइंग्स, बोलो, कैपिटल एसेट होगा? हाँ. क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स पर्सनल इफेक्ट नहीं है. हेंस these are capital assets. Hence these are capital assets. बोलो, कैपिटल एसेट क्या नहीं है? पर्सनल इफेक्ट. लेकिन ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये पर्सनल इफेक्ट नहीं है, इसीलिए ये कैपिटल एसेट. इसको हम बोलेंगे आर्टिस्ट वर्क. सर ज्वेलरी का मतलब क्या है? ज्वेलरी मीन्स ज्वेलरी मीन्स ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड. बेटा गोल्ड ज्वेलरी नहीं है, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड ज्वेलरी. तो ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड
silver, platinum, any other precious metal or any alloy containing one or more of such precious metal। बोलो बेटे, ज्वेलरी का मतलब क्या है? ज्वेलरी मतलब सर गोल्ड नहीं, ज्वेलरी मतलब ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर। अपने आप सिल्वर ज्वेलरी नहीं है, अगर सिल्वर में ऑर्नामेंट बनेगा वो ज्वेलरी हो जाएगा। प्लैटिनम ज्वेलरी नहीं है, अगर प्लैटिनम में ऑर्नामेंट्स बनेगा वो ज्वेलरी हो जाएगा। ओके, इट इज इमेटेरियल whether or not such ornament contain any precious or semi-precious stones and whether or not such ornaments are worked or sewn into any wearing apparel। देखो बेटा, मान लो मेरे पास एक गोल्ड पीस पड़ा हुआ है, क्या वो ज्वेलरी के डेफिनेशन में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी नहीं है। लेकिन गोल्ड में जब ऑर्नामेंट बनेगा, ये ज्वेलरी हो जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर देखो बेटा, मेरे पास ओनली गोल्ड था, मैंने गोल्ड में ऑर्नामेंट बनाया, क्या ये ज्वेलरी होगा? आप बोलेंगे सर इसमें स्टोन नहीं है। ऑर्नामेंट में चाहे स्टोन है या ना है, वो ज्वेलरी के डेफिनेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि इट इज इमेटेरियल whether or not such ornament contains any precious or semi precious stones। चाहे वो ऑर्नामेंट में स्टोन्स प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन्स हो या ना हो, वो ज्वेलरी के डेफिनेशन में आएगा। सर ज्वेलरी का मतलब, बेटा ज्वेलरी का मतलब ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ज्वेलरी का मतलब प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स। आप बोलेंगे सर अगर स्टोन में ऑर्नामेंट होगा तो ज्वेलरी होगा? नहीं, स्टोन्स अपने आप ज्वेलरी, स्टोन्स अपने आप ज्वेलरी, लेकिन गोल्ड या सिल्वर में जब ऑर्नामेंट बनेगा वो ज्वेलरी होगा। भाई डिफरेंस को समझने के लिए कोशिश करो, अगर डिफरेंस नहीं समझोगे तो टैक्स में उतना आगे नहीं जा सकते हो। ज्वेलरी का मतलब होता है प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, यूटेंसिल एक्सेट्रा। इधर लिखो कंप्यूटर हेल्प फॉर पर्सनल यूज। बोलो वो कैपिटल एसेट होगा या नहीं होगा? देखो बेटा, पर्सनल यूज पर्सनल मूवेबल एसेट्स कैपिटल एसेट नहीं होगा। हाँ, लेकिन ज्वेलरी, आर्टिस्ट वर्क, ज्वेलरी आर्टिस्ट वर्क, ये कभी पर्सनल इफेक्ट नहीं होगा। अब तुम बोलो कंप्यूटर मेरे पास है पर्सनल यूज के लिए, क्या वो कैपिटल एसेट होगा? देखो कंप्यूटर मूवेबल एसेट, पर्सनली मैं यूज कर रहा हूं तो वो मेरा पर्सनल मूवेबल एसेट्स। हाँ, वो ज्वेलरी नहीं है, आर्टिस्ट वर्क नहीं है, तो नॉट ए कैपिटल एसेट, नॉट ए कैपिटल एसेट। कार हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। देखो बेटा, पर्सनल एसेट मूवेबल होना चाहिए, तो मेरे पास कार एक मूवेबल आइटम, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, नॉट ए सीए।
ज्वेलरी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। बोलो क्या होगा? ज्वेलरी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। बेटा ज्वेलरी हमेशा कैपिटल एसेट होगा, तो ये कैपिटल एसेट। बिल्डिंग हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। बोलो कैपिटल एसेट होगा या नहीं होगा? बिल्डिंग हेल्ड फॉर पर्सनल यूज कैपिटल एसेट होगा या नहीं होगा? सर कैपिटल एसेट नहीं। बिल्डिंग हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए अगर तुम बिल्डिंग रखोगे वो कैपिटल एसेट नहीं होगा। बेटा बिल्डिंग मूवेबल, हाँ ना, बिल्डिंग इमूवेबल। तो पर्सनल एसेट तभी कैपिटल एसेट नहीं होगा जब वो मूवेबल, लेकिन इमूवेबल पर्सनल एसेट कैपिटल एसेट होता है। तो बिल्डिंग हेल्ड फॉर पर्सनल यूज कैपिटल एसेट। देखो टैक्स पॉइंट या नोट्स में लिखा हुआ है, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी any immovable property held for personal use are not personal effect, hence capital asset. Example house property या building कैपिटल एसेट होगा क्योंकि वो इमूवेबल। ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल इज ज्वेलरी। जब ऑर्नामेंट बनाओगे गोल्ड में, सिल्वर में, प्लैटिनम में, वो ज्वेलरी होगा। गोल्ड बिस्कुट, बोलो गोल्ड बिस्कुट क्या होगा? कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट नहीं है? भाई गोल्ड बिस्कुट, सर क्या गोल्ड बिस्कुट एक ऑर्नामेंट? नहीं, तो ज्वेलरी नहीं है। ओके, अगर गोल्ड बिस्कुट पर्सनल एसेट होगा तो कैपिटल एसेट नहीं होगा, तो गोल्ड बिस्कुट पर्सनल एसेट भी नहीं होगा, तो गोल्ड बिस्कुट कैपिटल एसेट होगा। गोल्ड बिस्कुट इज नॉट ए ज्वेलरी and also not a personal movable asset, hence it is a capital asset, hence it is a capital asset। ए पीस ऑफ डायमंड, जब स्टोन की बात करेंगे तो डायमंड की बात करते हैं, तो ए पीस ऑफ डायमंड इज ए ज्वेलरी। सारे ऑर्नामेंट नहीं है बेटा, स्टोन अगर होगा
तो स्टोन अपने आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट मेड ऑफ स्टोन ज्वेलरी नहीं है। हाँ, ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी, स्टोन अपने आप ज्वेलरी। अब बोलो पीस ऑफ डायमंड ज्वेलरी के डेफिनेशन में आएगा, तो ज्वेलरी हमेशा कैपिटल एसेट होगा, हेंस it is a capital asset, hence it is a capital asset. Okay. देखो, अगर कैपिटल एसेट को बेचोगे गेन होगा तो कैपिटल गेन, लेकिन पर्सनल एसेट्स कैपिटल एसेट नहीं है, अगर तुम उसको बेचोगे प्रॉफिट होता है, वो तो कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगा। सर क्या वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा? सर क्या वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा? देखो बेटा, अगर तुम पर्सनल एसेट को बेचते हो, मान लो तुम्हारे पास एक पर्सनल कंप्यूटर है, वो तुम्हारा पर्सनल मूवेबल एसेट, वो कैपिटल एसेट नहीं है। अगर तुम कंप्यूटर बेचते हो, कुछ प्रॉफिट कमाते हो, वो तुम्हारे लिए कैपिटल रिसिप्ट, ये तो कैपिटल गेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल एसेट नहीं है, ये कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट इनकम नहीं है, नॉट बी टैक्सड अंडर एनी हेड। सर आज हमें आजादी मिल गया, हम पर्सनल एसेट को बेचेंगे, जो भी इनकम करेंगे टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि ये हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट। देखो, तुम्हारा पास पर्सनल बाइक है, तो बाइक ही तुम्हारा पर्सनल मूवेबल एसेट, हाँ, वो कैपिटल एसेट नहीं है ना। अगर तुम बाइक बेचोगे, जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट तुम्हारे लिए एग्जेम्प्टेड, मतलब कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं होगा अंडर एनी हेड, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कैपिटल रिसिप्ट। एक काम करो, यहां पे जो स्पेस दिया हुआ है यहां आ जाओ, लिखो एनालिसिस ऑफ ज्वेलरी। मैंने ज्वेलरी को एनालिसिस कर रहा हूं। गोल्ड रिंग, बाहुटी, गोल्ड कॉइन एक्सेट्रा। बोलो, गोल्ड रिंग, गोल्ड बाहुटी, गोल्ड कॉइन एक्सेट्रा, क्या ये कैपिटल एसेट्स? हाँ, कैपिटल एसेट, क्योंकि ये ज्वेलरी। ये ज्वेलरी एंड हेंस कैपिटल एसेट। सिल्वर रिंग, बाहुटी, सिल्वर चेन एक्सेट्रा, बोलो क्या होगा? सर ये भी ज्वेलरी, इज ज्वेलरी एंड हेंस कैपिटल एसेट्स। आयरन रिंग, आयरन चेन एक्सेट्रा, बोलो सर क्या आयरन रिंग ऑर्नामेंट्स
बोलो। किसी को देखा है क्या आयरन रिंग पहना? किसी को देखा है क्या आयरन चेन पहने थे, मतलब यूज किया? नहीं सर। तो आयरन रिंग, आयरन चेन एक्सेट्रा, हाँ ये ऑर्नामेंट्स, लेकिन ज्वेलरी नहीं होगा। क्यों भाई? ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, एनी अदर प्रीशियस मेटल। क्या आयरन एक प्रीशियस मेटल है? नो। तो दुनिया में प्रीशियस मेटल और कुछ है ही नहीं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम के छोड़कर। कल तुम वुड में एक ऑर्नामेंट बना दोगे, क्या वो तुम्हारे लिए ज्वेलरी हो जाएगा? नहीं। ज्वेलरी, ornaments not a jewelry but ornaments made of gold, silver, platinum is jewelry. तो ये ornaments made of iron, ब्रैकेट में लिखो ornaments not made of gold, silver and platinum. बोलो सिल्वर प्लेट ज्वेलरी नहीं होगा, क्योंकि नॉट ऑन ऑर्नामेंट। इज नॉट ए ज्वेलरी। मैं एनालिसिस कर रहा हूं कि क्या ये ज्वेलरी या ज्वेलरी नहीं है। लूज डायमंड्स ज्वेलरी होगा, क्योंकि ये प्रीशियस स्टोन्स। बोलो जहां तक हम पढ़ चुके हैं एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। कैपिटल एसेट का मतलब सर प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई, कैपिटल एसेट, ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड 6 चीज: स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल मूवेबल एसेट्स, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया। अब हम डिस्कशन करेंगे एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया। तो एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट। बेटा वो एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए। फिर रूरल इंडिया में देखो बेटा, इंडिया में 2 प्रकार का प्लेस है, रूरल एरिया, अर्बन एरिया। अगर एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में होगा वो कैपिटल एसेट, अगर एग्रीकल्चरल लैंड रूरल इंडिया में होगा वो कैपिटल एसेट नहीं है। तो एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट। रीड करो, एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया is not a capital asset except the following: land is situated within the jurisdiction of any municipality, whether known as municipality, municipality corporation, notified area committee, town area committee, or any other name, or cantonment board having population of 10,000 or more. In any area within the distance measured aerially etc etc। यहाँ पे जो प्रोविजन दिया हुआ है ना, ये कंफ्यूज फॉर्म में दिया हुआ है, ये कंफ्यूज्ड फॉर्म में दिया हुआ है। लेकिन तुम समझो कि एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया इज नॉट ए
कैपिटल एसेट लिखो। तो हमें समझना पड़ेगा सर रूरल इंडिया किसको कहते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट। अब हमें समझना पड़ेगा कि सर रूरल इंडिया किसको कहते हैं। एनालिसिस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया। देखो बेटा, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया, लैंड तो एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए, लेकिन कहां पे? रूरल इंडिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रूरल इंडिया को समझना। रूरल इंडिया मीन्स ए प्लेस which is not an urban इंडिया। जो अर्बन इंडिया नहीं है वो रूरल इंडिया, जो अर्बन इंडिया नहीं है वो रूरल इंडिया। सर अर्बन इंडिया क्या होता है? अर्बन इंडिया मीन्स, पहले समझो बाद में लिखोगे। मान लो ये एक एरिया, यहां पे पॉपुलेशन 10,000 और मोर, अगर उस एरिया में पॉपुलेशन 10,000 और उससे ज्यादा होता है तो वो हो जाएगा अर्बन इंडिया। एकदम ध्यान से समझो, बाद में लिखोगे, मैं अभी रफ में एनालिसिस कर रहा हूं। मान लो उस एरिया का पॉपुलेशन 10,000, पर एग्जैक्टली 10,000, बस वही एरिया होगा तुम्हारा अर्बन एरिया। ठीक है, मान लो उस एरिया का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा, हाँ वो एरिया तो अर्बन एरिया होगा, क्योंकि 10,000 और मोर होने से वो एरिया अर्बन एरिया हो जाता है। लेकिन अप टू 1 लाख, उस एरिया का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा,
मान लो 11,000, 12,000, लेकिन अप टू 1 लाख, वो एरिया तो तुम्हारे लिए, वो एरिया का मतलब या तो वो म्यूनिसिपैलिटी हो सकता है, नहीं तो कंटेनमेंट बोर्ड हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है ना। तो वो एरिया तो तुम्हारे लिए अर्बन एरिया, क्योंकि उस एरिया का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा अप टू 1 लाख, तो उस एरिया से अप टू 2 किलोमीटर या 2 किलोमीटर वो भी अर्बन एरिया होगा। 2 किलोमीटर के अंदर जो एरिया होगा उसका पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा हो या ना हो। अच्छा देखो, मान लो ये तुम्हारा भुवनेश्वर म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन एरिया बीएमसी के अंदर आता है, जहां का पॉपुलेशन 50,000। तो ये बीएमसी का जुरिडिक्शन, तो बीएमसी के जुरिडिक्शन में जो एरिया आएगा वो तो अर्बन इंडिया होगा, लेकिन वहां से 2 किलोमीटर जो बीएमसी के अंदर नहीं आता है फिर भी वो अर्बन एरिया, अर्बन इंडिया होगा, क्योंकि उस एरिया का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा अप टू 1 लाख। मान लो उस एरिया का पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा, लेकिन अप टू 10 लाख, वो एरिया तो तुम्हारा अर्बन एरिया होगा। उस एरिया से मतलब उस एरिया का लोकल लिमिट से 6 किलोमीटर तक भी अर्बन एरिया चलेगा। हाँ, अगर उस एरिया का पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख होगा, वो एरिया तो तुम्हारे लिए अर्बन एरिया होगा, लेकिन उस एरिया से 8 किलोमीटर तक अर्बन एरिया होगा। इसको कॉपी मत करो, समझ में आ गया। अभी मैं शॉर्ट में लिखूंगा। अभी तुम मत लिखो, वेट करो, जब मैं बोलूंगा तुम लिखोगे। बस ऐसे ग्राफ बनाओ। कहाँ चला गया रे भाई?
चलो पॉपुलेशन, टेन के और मोर होगा तो अर्बन एरिया होगा। ये जो चारों बॉर्डर है ना, ये चारों बॉर्डर के अंदर जो भी एरिया आएगा वो अर्बन एरिया होगा। हाँ, अगर 10 के और मोर होगा, बस इस एरिया चेक करो, ये तुम्हारे लिए अर्बन एरिया होगा। ग्रेटर देन 10 के अप टू 1 लाख, 2 किलोमीटर तक अर्बन एरिया चलेगा, 2 किलोमीटर तक अर्बन एरिया चलेगा। ग्रेटर देन 1 लाख अप टू 10 लाख, 6 किलोमीटर तक अर्बन एरिया चलेगा, 6 किलोमीटर तक अर्बन एरिया चलेगा। ग्रेटर देन 10 लाख, एट किलोमीटर तक अर्बन एरिया चलेगा। जो अर्बन एरिया नहीं है वो रूरल इंडिया, जो अर्बन एरिया नहीं है वो रूरल इंडिया। लिखो, अर्बन एरिया मीन्स पहले ये पॉइंट लिखो, अर्बन एरिया मीन्स एनी एरिया, म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड एक्सेट्रा which has a population of 10,000 or more. Next, in the following area within the distance मेजर्ड एरियली, मतलब एआर में मेजर करोगे, बाय रोड नहीं। पॉपुलेशन greater than 10,000 up to 1 lakh,
up to 2 kilometer from the limit is also अर्बन इंडिया। वो एरिया का लिमिट से 2 किलोमीटर तक भी अर्बन इंडिया होगा। ग्रेटर देन 1 लाख अप टू 10 lakhs, up to 6 kilometer from the limit is also urban India। Greater than 10 lakh up to 8 kilometers from the limit is also urban India। is also urban India। हाँ, रूरल इंडिया क्या है जो अर्बन इंडिया नहीं। यहाँ पे जो स्पेस है ये स्पेस अभी रहने दो, मैं बाद में यूज करूंगा। बोलो सर, अगर एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया होगा वो कैपिटल एसेट, हाँ, और बेचोगे तो कैपिटल गेन होगा। अर्बन एरिया में ध्यान से सुनो, अगर एग्रीकल्चर लैंड रूरल इंडिया में होता है वो कैपिटल एसेट नहीं है। अगर उसको बेचोगे अगर गेन होगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में अगर एग्रीकल्चरल लैंड बेचते हो वो कैपिटल एसेट नहीं है। शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन, सच इनकम इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिसीव्ड एंड हेंस शैल नॉट बी टैक्स्ड अंडर एनी हेड। तुम रूरल इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड बेचो, बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा, किसी भी हेड में टैक्स नहीं लगेगा। यहां पे दिया हुआ है सारे जो लिमिट मैंने लिखवाया था वही लिमिट। बट 6 चीज कैपिटल एसेट नहीं है, बोलो क्या क्या था। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी हेल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये स्टॉक इन ट्रेड नहीं होगा, इसीलिए कैपिटल एसेट होगा। पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन ज्वेलरी प्लस आर्टिस्ट वर्क ये कैपिटल एसेट होगा। ज्वेलरी का डेफिनेशन बता अच्छे से हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। गोल्ड बॉन्ड सॉरी एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया वो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड इन अर्बन इंडिया कैपिटल एसेट होगा। गोल्ड बॉन्ड कैपिटल एसेट नहीं है। फॉलोइंग गोल्ड बॉन्ड इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट कैपिटल एसेट। 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980, ये गोल्ड बॉन्ड कैपिटल एसेट नहीं है। सर इसके लिए कोई एनालिसिस होगा क्या? नहीं चाहिए। स्पेशल बियरर बॉन्ड कैपिटल एसेट नहीं है। स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 issued by the central government are not capital asset। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड
gold deposit bond issued under the gold deposit scheme 1999 or deposit certificates issued under the gold monetization scheme 2015 notified by the central government are not capital asset. चलो कैपिटल एसेट तक डिस्कशन हो गया, ठीक है। आज के क्लास को हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रिमेनिंग कंसेप्ट डिस्कशन होगा, लेकिन कैपिटल गेन तुम्हारे एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास आना, ठीक है। अगर तुम रिवीजन करोगे इनकम टैक्स का प्रोविजन यहीं पे याद रह जाएगा, क्लास में याद हो जाएगा, क्लास में याद रह जाएगा। अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा, डे बाय डे तुम्हें इनकम टैक्स बहुत डिफिकल्ट लगेगा। अगर तुम प्रॉपरली रिवाइज करके आओगे तो डे बाय डे तुम्हारा इनकम टैक्स बहुत इजी हो जाएगा। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में, क्या तुम रिवीजन करके आओगे या नहीं आओगे। रिवीजन का मतलब जब नेक्स्ट क्लास आओगे, पहला क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।